अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट आवाज। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या आप कोई ठेला लगाते हैं, कोई आपका बिजनेस है और आप पेमेंट लेने के लिए क्यूआर कोड लगा कर रखे हैं, तो किसी दिन एक गलती आपको जेल भिजवा सकती है। आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, आपको साइबर सेल की तरफ से नोटिस आ सकता है और कुछ केसेस में आपको न्यायालय के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। और ये कोई मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार के 50 मामले इंडिया में पर डे देखने को मिल रहे हैं। आजकल यूपीआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है, हर कोई व्यक्ति यूपीआई इस्तेमाल करता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। दुकानदार भी अपनी शॉप पर पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए क्यूआर कोड लगा कर रखे हैं और ये बड़ा ही आसान होता है। खुले पैसे का झंझट खत्म, टाइम भी बचता है, क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट कर दो और इसमें दुकानदार को भी आसानी होती है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, किसी भी चीज का अगर कुछ फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। यही है यूपीआई के साथ। देखिए, यूपीआई को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फायदे के लिए, हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट कर सके और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा सके, और सरकार की योजना सफल भी हुई। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे दुकानदारों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। आप एक न्यूज देखिएगा, नागपुर में कुछ पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड से पेमेंट लेना बंद कर दिया है। इस प्रकार के अलग अलग न्यूज आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जहां पर फ्रॉड के डर से लोगों ने पेमेंट लेना बंद कर दिया है दुकान पर। अब आपको पेमेंट लेना बंद नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारी दुकानदारी भी खराब होगी। और कुछ ग्राहक आजकल ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, कैश नहीं होता है, तो इससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। आपको मैं कुछ पॉइंट यहां पर बताऊंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्यूआर कोड लगाए रहते हुए भी इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि हम क्यूआर कोड पर अगर पेमेंट लेते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब आपको मैं ये बताऊं कि आपको क्या क्या सावधानी रखना है, उससे पहले आपको ये बता दूं कि किसी भी दुकानदार का अकाउंट ब्लॉक होता क्यों है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हम इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और हमेशा हम सरकार की गलती निकालेंगे और सरकार पर या फिर पुलिस पर ही हम आरोप लगाते रहेंगे। तो देखिए, हमारे इंडिया में फ्रॉड को रोकने के लिए कुछ रूल बनाए गए थे। उन रूल में एक रूल था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है तो वो कंप्लेंट कर सकता है और कंप्लेंट के आधार पर पुलिस सामने वाले व्यक्ति का, यानी कि जिसने फ्रॉड किया है, जिस अकाउंट में उस व्यक्ति का पैसा गया है, उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, या फिर बैंक भी इस अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। लेकिन आजकल जो फ्रॉड लोग होते हैं वो काफी स्मार्ट हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे फ्रॉड किया तो उस पैसे को वो किसी अदर अकाउंट में डालते हैं, वहां से किसी अदर अकाउंट में डालते हैं और इस तरीके से वो चेन बना करके ब्लैक मनी को व्हाइट बना लेते हैं। तो इसीलिए पुलिस उस फ्रॉड तक पहुंचने के लिए, मेन आरोपी को पकड़ने के लिए 7 लेयर तक अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। एग्जांपल के लिए, जैसे आपके 7 दोस्त हैं, एक दोस्त ने फ्रॉड किया और उसने आपको पैसा डाला, आपने किसी और दोस्त को डाला, उसने किसी और को डाला। इस प्रकार से अगर आपके 7 दोस्तों के अकाउंट में वो पैसा गया है घूम घूम के, तो पुलिस 7 लोगों के ही यहां पर अकाउंट ब्लॉक कर सकती है और 7 के लिए पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो ये रूल बनाया तो अच्छे के लिए गया था, इसके मर को पकड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन काफी सारे मासूम लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और उन्हें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। हर दुकान पर आपको क्यूआर कोड मिल जाता है, किसी भी क्यूआर कोड पर। अब ये हम यहां पर पता नहीं कर सकते हैं कि जो पैसा आया है वो फ्रॉड का है या फिर रियल मनी है। कोई व्यक्ति सामान ले रहा है, पेमेंट कर रहा है, पेमेंट आ जाता है हमारे क्यूआर कोड पर। लेकिन उन्हीं में से एक आध कस्टमर ऐसा होता है, बाई चांस कभी मौका आ जाता है कि फ्रॉड का पैसा होता है और वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति जानबूझ के इस प्रकार का पैसा भेजता है और कभी उसको खुद पता नहीं होता है, किसी ने उसको डाला और उसने आपके क्यूआर कोड पर भेज दिया। तो पुलिस कई बार शक के आधार पर आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर देती है और आपके लिए पूछताछ के लिए बुलाती है और आपके घर पर नोटिस सेंड करती है कि आप आइए और अपनी बात रखिएगा, आपने ये पैसा कैसे रिसीव किया। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। और एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर पुलिस के पास आप पहुंचे तो वहां पर विदाउट जेब गरम के काम नहीं होता है। एक मामला बता रहा हूं मैं आपको, एक पानी पूरी बेचने वाले के अकाउंट में 10 रुपए आ गया था, तो उसका पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया पुलिस ने। एक व्यक्ति के अकाउंट में 150 रुपए आया दुकान पर, उसका 5 लाख रुपए और उसका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। बाद में फिर अकाउंट खुलवाने के लिए 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। तो इस प्रकार की यहाँ पर समस्या आती रहती है। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए हम अपना क्यूआर कोड तो हटा नहीं सकते हैं। तो नंबर 1 सावधानी यहाँ पर आप ये रखें कि हमेशा अपनी दुकान पर बिजनेस क्यूआर कोड लगवाएं। देखिए, बिजनेस क्यूआर कोड हम खुद से बना सकते हैं
या फिर जो आजकल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या कोई बैंक हो गया, हर कंपनी का एक एजेंट होता है आपके आसपास, आपके एरिया में आता होगा, आप पता करें, वो आपके लिए एक बिजनेस क्यूआर कोड बना देगा। तो हमेशा आप अपनी शॉप पर बिजनेस क्यूआर कोड ही लगा के रखें, क्योंकि जब कभी अगर इस प्रकार का मौका आएगा तो आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए एक बिजनेस क्यूआर कोड होना चाहिए। आप अपने पर्सनल अगर अकाउंट में इस प्रकार का पैसा ले रहे हैं दुकान का और कोई फ्रॉड हो जाता है तो पुलिस को यहां पर शक और बढ़ जाता है कि अगर आपकी शॉप थी तो आपने फिर बिजनेस क्यूआर कोड पर पेमेंट क्यों नहीं लिया, आपने अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट क्यों लिया। और आजकल अधिकतर लोग जिनका छोटा मोटा बिजनेस होता है वो सीधे फोन पे नंबर पर या फिर अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस प्रकार के पर्सनल क्यूआर कोड पर पेमेंट लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। सेकंड चीज, हमेशा आपको अपने बिजनेस के लिए एक अलग से अकाउंट खुलवाना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट होता है, उसी को क्यूआर कोड में लिंक कर देते हैं, वहां से पेमेंट आ रही है, उसी में अपना सेविंग करते हैं, उसी से अपना खर्च चलाते हैं। कभी अगर गलती से फ्रॉड का पैसा आ गया उस क्यूआर कोड पर, वो पैसा आपके मेन अकाउंट में आ गया, तो पुलिस अकाउंट के साथ साथ आपका पूरा पैसा भी होल्ड कर सकती है अगर केस बड़ा हुआ तो। और एक बार अकाउंट अगर ब्लॉक हो गया तो भाई इसको सही कराने में कई बार साल भर या फिर 6 महीने का भी टाइम लग जाता है। इसलिए हमेशा अपने बिजनेस क्यूआर कोड के साथ ऐसा अकाउंट लिंक कराइएगा जिसमें आप अपनी सेविंग ना करते हो, उस अकाउंट में आपका क्यूआर कोड वाला पेमेंट सेटलमेंट हो। हमेशा अपनी सेविंग और अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग बैंक अकाउंट में पैसा रखिएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने पास कोई बिजनेस का प्रूफ रखना है। देखिए, आपको पता है कि बिजनेस करता हूं मैं, आपके पड़ोस वाले व्यक्ति को पता है, आपके घर वालों को पता है, लेकिन जब कभी इस प्रकार का अगर मौका आया कि आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गई, कोई ब्लैक मनी आपके अकाउंट में आ गई, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि मेरे पास बिजनेस है भी, क्योंकि पुलिस और न्यायालय कभी मौखिक रूप से बात नहीं मानता है। उनके लिए चाहिए प्रमाण, सबूत के साथ। तो हमेशा आपको एक बिजनेस का प्रूफ बनवा के रखना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारा ठेला है, मान लो कोई छोटी मोटी हम सब्जी बेचते हैं, दुकान लगाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रूफ बनवाएं? तो उसके लिए भी आप बनवा सकते हैं अपना उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम सर्टिफिकेट आप खुद से बना सकते हैं या किसी भी शॉप पर जाएंगे साइबर कैफे की दुकान पर, तो वो भी आपके लिए बना के दे देगा 150 रुपए में। यदि आपको थोड़ा बड़ा बिजनेस है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डायनेमिक क्यूआर कोड लगवाइएगा। उसमें कोई व्यक्ति डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता है, जितने का आपने सामान लिया है उतना अमाउंट आप डालते हैं और फिर आपके सामने क्यूआर कोड निकल के आता है। जिस प्रकार से आप कभी रिलायंस में गए हो या फिर आप डीमार्ट में गए हो या फिर आजकल बहुत सारी शॉप है जो डायनेमिक क्यूआर कोड लगा कर रखती हैं, जिसमें आप अमाउंट डालते हैं तो कस्टमर विदाउट एनी अमाउंट डाले क्यूआर कोड स्कैन करके सीधा आपको पेमेंट कर देता है। तो डायनेमिक क्यूआर कोड में कभी इस प्रकार की विशेष समस्या नहीं आती है। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो आप अपनी दुकान में एक कैमरा जरूर लगवाइएगा। आप पूरी दुकान में कैमरा लगवाएं ना लगवाएं, लेकिन जहां पर आप बिलिंग करते हैं, जब पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर एक कैमरा आप अवश्य लगवाएं। आजकल कैमरा कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में कैमरा लग जाता है। और कभी अगर आप फंस गए तो 5-10,000 रुपए तो भाई एक बार में पुलिस के लिए देना पड़ सकता है, और इस कैमरे से आपको डबल फायदा होगा। नंबर 1, कभी अगर इस प्रकार का कोई केस बनता है और पुलिस आपको बुलाती है तो आप उस दिन की रिकॉर्डिंग पुलिस को निकाल के दे सकते हैं कि जी इस व्यक्ति ने मुझसे इस पैसे के बदले में ये सामान लिया था और मैंने इसलिए इस व्यक्ति से पेमेंट एक्सेप्ट किया था। और वहां पर आप साबित कर पाएंगे, न्यायालय में साबित कर पाएंगे और पुलिस के सामने भी साबित कर पाएंगे कि मैंने किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड नहीं किया है, ये मेरी दुकान का प्रूफ है और ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, इस व्यक्ति ने इस डेट को ये सामान लिया था जिसके बदले मैंने पेमेंट एक्सेप्ट किया था। बाकी ये आपकी सिक्योरिटी भी करेगा, सीसीटीवी कैमरा से चोरी होने का खतरा भी कम रहता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आपका बड़ा शॉप है तो आप बिलिंग करें। देखिए, बिलिंग करना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे आजकल एप्लीकेशन आते हैं जिसमें आप बिलिंग कर सकते हैं या फिर आप फिजिकल रूप से बिल बना सकते हैं। अगर आप बिल बनाते हैं तो हर कस्टमर का आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि किस व्यक्ति ने क्या सामान लिया था आपसे, कितना पेमेंट किया था, कब किया था। तो ये बिल आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर हेल्प कर सकता है कभी अगर समस्या आती इस प्रकार की तो वहां पर। बाकी देखिए, किसी भी चीज को हम रोक नहीं सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी कर सकते हैं और यही हमारे हाथ में है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।